रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। इन लोगों ने लास्ट क्लास में स्टॉक लेवल पे डिस्कशन किया था, उस पे एक क्वेश्चन बाकी था, क्या तुम वो कर लेते? गुड मॉर्निंग मैम। ये वाला 6 नंबर वाला, इसमें हमें बोला है कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन डिटेल्स गिवन बिलो, कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। और ये उसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटीज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेम ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसी बेसिस पे दिया है, बस इस पे जो है डेटा अलग है और कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट क्लास वाला आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, और ये सेम है। कॉस्ट ऑफ यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेस ऑर्डर इज 4000। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेस ऑर्डर, तो इसका मतलब इसको कौन सा कॉस्ट बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर, मतलब हम लोग जो चीज परचेज करना चाहते हैं उसके लिए जो ऑर्डर प्लेस करे हैं उसका कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसको क्या बोलेंगे? ये 5 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे? एनुअल एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन या एनुअल डिमांड। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50। अच्छा, ये हो गया हम लोग का इंक्लूसिव, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर? कैरिंग कॉस्ट। नहीं, ये परचेस प्राइस है। ठीक है, ये परचेस प्राइस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करके। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट 10 रुपीज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनुअल। ठीक है। अच्छा, ये क्या हम लोगों ने कर लिया था? नहीं ना? किया तो नहीं था, मुझे नहीं लग रहा ये किया था, बट ये ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हम लोगों ने इसके पहले किया था, इसलिए मुझे लग रहा है कि सिमिलर टाइप। अच्छा, इसके बाद डिटेल्स ऑफ लीड टाइम दे दिया है यहाँ पर। हाँ, नहीं किया है, बट हाँ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला याद हो गया? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्स तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सॉरी, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है यहाँ से देखेंगे? मैक्सिमम है 2000 यूनिट्स पर डे, तो ये हो गया 2000 यूनिट्स पर डे। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सारा चीज, नहीं दिया हुआ रहेगा तो कुछ हिंट्स रहेगा जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? ये 15 डेज, तो इंटू 15 डेज, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। आरओएल के बाद हमें निकालने के लिए बोला है, आरओएल के बाद बोला है मैक्सिमम लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल निकालेंगे। 1 मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो जाएगा आरओएल प्लस आरओ क्यू या फिर ईओ क्यू माइनस क्या हो जाएगा? मिनिमम मीन यूटी। ठीक है, तो आर ओ एल हम लोग का 30,000 आ गया है। आर ओ क्यू निकालना पड़ेगा। मीन यूटी मतलब मिनिमम यूसेज और मिनिमम लीड टाइम। तो मिनिमम यूसेज हमें दिया नहीं है, एवरेज दिया, उससे मिनिमम निकालना पड़ेगा। और मिनिमम लीड टाइम ये दिया हुआ है 5 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो आर ओ क्यू और एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं आर ओ क्यू कैसे कैलकुलेट होगा। थोड़ा सा नीचे करता था कि ये वाला यहाँ पर जगह। आर ओ क्यू का कैलकुलेशन, तो आर ओ क्यू हो जाएगा 2 AC OC। तो AC हम लोग का कितना आया? 5 लाख। OC 4000, तो 5 लाख इंटू 4000 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये है हम लोग का 10। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है?
कैलकुलेट करने से। टू इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये 4 आ गया, 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के बाद 8 0, तो 4 के बाद 8 0 मतलब 2 और 4 0, ये हो रहा है। हाँ, ये इतना ही है। 20,000, ठीक है। अच्छा, और एवरेज यूसेज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मिनिमम यूसेज गिवन नहीं, बट एवरेज जो है दिया हुआ है 1500, ठीक है। यूसेज या फिर कंजम्पशन जो भी लिख सकते हैं, तो हम लोग का एवरेज दिया हुआ है 1500, मैक्सिमम 2000। तो 3000 इक्वल टू 2000 प्लस मिनिमम कंजम्पशन, तो मिनिमम कंजम्पशन हो जाएगा ये माइनस करने से 1000 करके, ठीक है। तो यहाँ पर 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 5000, 45,000 यूनिट। ये हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, ठीक है। आरओएल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, और क्या था? मिनिमम और डेंजर लेवल, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम स्टॉक लेवल में होता है आरओएल माइनस नॉर्मल यूटी, ठीक है। तो आरओएल कैलकुलेट हो गया है, आरओएल का आंसर आया है 30,000। और नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है तो एवरेज से काम चलाएंगे, तो एवरेज यूसेज दे दिया है 1500 कंजम्पशन ये। और एवरेज लीड टाइम ये निकाल लेंगे अगर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 डेज, तो ये हो गया 10। तो 30,000 और ये हो जाएगा ये 1500, 1500, नहीं 15,000, 1500 इंटू 10 मतलब 15,000, तो 30 और 15 में माइनस करने से 15,000 ही बचे, तो इतना ही हो। ये हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। फोर्थ नंबर में डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेंजर लेवल में हो जाएगा इमरजेंसी पीरियड जो टाइम लगेगा, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन, ये था फॉर्मूला, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू डिलीवरी फॉर इमरजेंसी, ये था, ठीक है। तो नॉर्मल कंजम्पशन यानी एवरेज 1500, और डिलीवरी फॉर इमरजेंसी यहाँ दिया है 4 डेज, तो इंटू 6,000, ये हो जाएगा, फिर से एक 6,000 यूनिट, ठीक है। ये आंसर होगा। तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट दिन का जो टॉपिक था उसका जस्ट प्रैक्टिस ही हुआ, ठीक है। ये इसमें और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने से जैसा हमें क्वेश्चन देगा उस हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जहाँ जो अवेलेबल नहीं है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया तो अच्छा ही है, ठीक है। ज्यादा कुछ अगर नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट देता है, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देगा जिससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। अच्छा, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ईओक्यू में कर लिया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या हम लोगों ने कर लिया था ईओक्यू में, याद है? ये वाला जी लिमिटेड वाला हम लोगों ने कर लिया था। जी लिमिटेड, जी लिमिटेड वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना? जी लिमिटेड वाला क्वेश्चन नहीं किया था।
নো ম্যাম, লাস্ট 5 অবধি হয়েছিল। লাস্ট 5 অব্দি হয়েছিল, ঠিক আছে। না, ইউকিউ যখন করছিলাম তখন কি 7-এর দাগটা করেছিলাম? করিনি না? না না, ইউকিউতে লাস্ট 5 অবধি হয়েছিল, তারপরে এগুলো হয়েছে। তারপরে ওগুলো হচ্ছে, ঠিক আছে। तो 7th नंबर वाला करते हैं, ठीक है। तो 7th नंबर वाला करके फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ईओक्यू कितना याद है हमें। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट विच वाज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट, ठीक है। तो जी लिमिटेड एक प्रोडक्ट है जिसका मंथली डिमांड है 4000 यूनिट्स। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। The product requires a component X which is purchased at 20, मतलब जी लिमिटेड कौन है? जी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। जी लिमिटेड कौन हो गया? जी लिमिटेड हो गया कंपनी, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक प्रोडक्ट जिसके लिए जिसका मंथली डिमांड है 4000 यूनिट। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स कंपोनेंट एक्स विच इज परचेस्ड एट 20। तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपोनेंट का जरूरत है जिसका नाम है एक्स, जिसको हम लोग 20 रुपीज से खरीदते हैं, ठीक है। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर हमें एक वो कंपोनेंट एक्स चाहिए होता है। मतलब सीधा बात है, ये अगर मेरा फिनिश गुड्स है, ये जो हम बनाते हैं, ये अगर ऐसे देखने में ये मेरा फिनिश गुड्स है, इसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक्स जो कंपोनेंट है वो एक यूनिट हमें चाहिए, एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक है। मतलब एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए एक कंपोनेंट एक्स चाहिए। The ordering cost is 120 per order and holding cost is 10% per annum, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है हम लोग का 120 पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट दे दिया है 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है, देखते हैं। बोल रहा है कि ईओक्यू निकालो, ठीक है। तो ईओक्यू निकालेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन वही बोला है, तो हम यहाँ पर एक बार पूछ लेते हैं कि ईओक्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ईओक्यू का फॉर्मूला तो ये है 2ACOC CC, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 2। अच्छा, अब यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और जो है एनुअल कंजम्पशन, ये कितना होगा? तो एनुअल डिमांड किस चीज का निकालते हैं? जो रॉ मटेरियल हमें खरीदना है उस चीज का, ठीक है। तो हमारे रॉ मटेरियल का नाम क्या है? एक्स, ठीक है। इसको यह कंपोनेंट बोला है, ठीक है, कि ये कंपोनेंट तो वही मेरा रॉ मटेरियल है। तो कंपोनेंट एक्स का रिक्वायरमेंट कैसे होता है? एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए एक कंपोनेंट एक्स लगता है, ठीक है। तो हमें पूरे साल में कितना कंपोनेंट एक्स ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि एनुअल कंजम्पशन का मतलब तो वही होता है ना, पूरे साल में जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए उसका कितना जरूरत है। तो रॉ मटेरियल का नाम यहाँ पर एक्स है, जिसको यहाँ कंपोनेंट बोला गया है। एक ही बात है, कंपोनेंट मतलब एक, क्या बोले, मतलब फिनिश गुड्स में यूज होने वाला चीज, ठीक है, कंपोनेंट एक्स। तो अब कंपोनेंट एक्स हमें कितना खरीदना पड़ेगा? ईओक्यू तो हमें वही बताता है ना, तो बोलो कितना खरीदना पड़ेगा। मतलब एनुअल कंजम्पशन कितना होगा, उसी के हिसाब से तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। हमें ईयरली एक्स कंपोनेंट कितना चाहिए वही तो देखना पड़ेगा एनुअल कंजम्पशन का मतलब। तो मैडम 48,000। कितना? 40 8 48 थाउजेंड 48,000। यहाँ पर ये जो है ये मंथली डिमांड है, ठीक है। लेकिन मंथली डिमांड ये किस चीज का है? ये प्रोडक्ट का है, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एक्स चाहिए कंपोनेंट। तो अगर मुझे मंथली 4000 यूनिट मेरा फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे 4000 ही तो कंपोनेंट एक्स चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे मंथली कंपोनेंट एक्स 4000 चाहिए ताकि हम 4000 फिनिश गुड्स बना सके, तो ईयरली कितना चाहिए? इंटू 12, 48,000, ठीक है। इस वजह से 48,000 है।
अच्छा, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा वो तो दिया हुआ है, वो तो पढ़ के देखने से ही पता चलता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, पढ़ने से ही पता चल जाए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी 120 तो दिया हुआ है 120। और 120। कैरिंग कॉस्ट कितना होगा 10%। 10%। तो डायरेक्ट 10% थोड़ी ना लिखेंगे, 10% किसके ऊपर लगता है? 10% तो किसी चीज पे लगेगा ना, तब तो वैल्यू आएगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है, तो 10% पर एनम ये तो मिल गया, बट एक यूनिट पे होता है तो वो किस पे निकालते हैं? देखो भूल गए इतने जल्दी, परचेज प्राइस पे निकालते हैं। तो यहाँ परचेज प्राइस कितना है 20। 20 तक। इतना सुनेगा, कितना सारा प्रैक्टिस करेंगे। 7th नंबर का पहला क्वेश्चन था। EOQ टू ACOC 4000, 12, 120 और 20 का 10। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 इंटू 4000 इंटू 12 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2 होगा शायद, हाँ। और इस पे रूट लगा देते हैं, 2400 यूनिट। ठीक है, ये हो गया आंसर, 2400 यूनिट। ये हम लोग का आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा था, देखते हैं क्या पूछा था। If the minimum lot size is to be supplied 4000 units, ठीक है, बोल रहा है कि मिनिमम लॉट साइज मतलब, लॉट साइज मतलब जितने लॉट में हमें परचेस करना है, इस लॉट साइज टू बी सप्लाइड 4000 यूनिट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। बोल रहा है कि नॉर्मली हम लोग तो सोच रहे हैं 2400 यूनिट करके जो है सप्लाई लेंगे, मतलब ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि हमें सबसे मिनिमम पड़े, क्योंकि ये यूक्यू से आया हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि अगर 4000 यूनिट करके हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हमारा कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, अगर लगेगा तो वो कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब क्या करें ताकि हमें पता चले। ईओक्यू में यही सब किया था, 4-5 टोटल जो भी। टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू और टोटल कॉस्ट एज पर वो जो लॉट साइज बोला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। टोटल कॉस्ट हम ऐसे टेबल फॉर्मेट में दिखा देते हैं तो कम लिखने से भी हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट एज पर लॉट साइज 4000, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट में हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, परचेज प्राइस हम ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। बाकी परचेज अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। परचेज प्राइस वो अभी देखने से ही पता चलेगा। तो हमारा परचेज प्राइस कितना होगा, परचेज प्राइस ये सारा चीज हम लोग एनुअली निकालते हैं, याद है ना। ये परचेज प्राइस भी एनुअली मतलब ईयरली निकालते हैं, ये भी ईयरली ये भी ईयरली, और टोटल कॉस्ट भी ईयरली निकलेगा। तो परचेज प्राइस कितना होगा 48,000 into 20। 48,000 हमें खरीदना है, इंटू 20 करके क्वेश्चन तो बोल ही दिया है कितना, 48,000 इंटू 20, ये जितना भी आएगा। तो 48,000 इंटू 20 करने से आ जाएगा कितना, 96 लाख आ रहा है। 96 लाख। 96 लाख। अच्छा, अब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं अगर यूक्यू बेसिस पे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, जितना सारा ऑर्डर होगा इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जितना चाहिए
48,000 यूनिट चाहिए और एक बार में कितना ऑर्डर करेंगे 2,400 करके, तभी तो पता चलेगा कितना सारा ऑर्डर होगा। मुझे 48,000 पूरे ईयर में चाहिए, हम सोच रहे हैं 2400 करके एक एक बार में ऑर्डर करेंगे, तो मुझे 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 120, ये दिख रहा है यहाँ से लिख लिया मैंने, 1 इंटू 20 120, तो ये हो गया 2,400। और कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा बिना कैलकुलेट किए ही बोल सकते हैं 2,400 ही आएगा, क्योंकि ईओक्यू बेस्ड है, फिर भी दिखाना पड़ेगा। ये एवरेज करते हैं कैरिंग कॉस्ट को, तो एवरेज किस चीज को करते हैं, एवरेज हम लोग ऑर्डर साइज को मतलब ईओक्यू को करते हैं, तो ये हो गया 2,400 का एवरेज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि 20 इंटू 10% यानी कि 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज हो जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड बाई 2, देख लेते हैं सेम आंसर आएगा, तो इंटू तो हो गया 2,400। अब ये तीनों चीजों का टोटल करने से हो जाएगा 96 लाख, और 2,400 का डबल कर देते हैं 4,800, तो प्लस 96 लाख, 96 और 5 जीरो, 1 2 3 4 9604,800 ये होगा, ठीक है टोटल कॉस्ट। अच्छा, अगर हम लोग लॉट साइज अपना ईओक्यू यानी इसमें भी लॉट साइज बोल सकते हैं इसे रीड करके 2,400, बट ये ईओक्यू वाला है, मतलब इसमें सबसे मिनिमम होगा। अगर लॉट साइज 4,000 करते हैं तो परचेज प्राइस कितना होगा, मैम परचेस प्राइस 9,60,000 আসছে না? 960, 48,000 into 20, yeah, 960, 9,60,000. इधर ठीक है। तो 9,60,000 प्लस 2,400 2,400 96,4,800 9,64,800। अच्छा, अब ये वाला जो पूछ रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कि लॉट साइज अगर 4,000 हो जाता है तो हमारा परचेज प्राइस कितना, लॉट साइज डिफरेंस, हाँ 9,60,000 था। हाँ उतना ही रहेगा, ठीक है, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, वो तो मेरा उतना ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा। मुझे जितना खरीदना है, मुझे थोड़ी बोला है कि परचेज प्राइस में कोई चेंज होने वाला है, ऐसा तो मुझे बोला नहीं कि परचेज प्राइस में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 48,000 का ही डिमांड है, और मार्केट में ये मुझे 20 करके मिलेगा, लॉट साइज चेंज होने से मुझे परचेज प्राइस चेंज करना है ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो 9,60,000 ही हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे होता है, 48,000 मुझे डिमांड है, लेकिन अगर हम 4,000 करके एक एक बार में ऑर्डर करेंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट जरूर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएगा। 48,000 को अगर हम लोग 4,000 में डिवाइड कर करके लेंगे तो 12 टाइम्स लेंगे, 12 टाइम्स इंटू 120, तो ये हो गया 1,440, ठीक है। अब ये भी 1,440 होगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा ईओक्यू तो है नहीं, ठीक है। तो वो कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे हाफ इंटू जो लॉट साइज है इसको एवरेज करेंगे, और इसका 20 इंटू 10%, मतलब 2 रुपीज हो गया, और इधर हो गया 2,000, 2,000 इंटू 2 मतलब 4,000, ठीक है। तो 4,000 प्लस 1,440 प्लस 9,60,000, तो ये हो जाएगा 9,65,440, ठीक है। तो कितना डिफरेंसेस आ रहा है वही पूछा था हमने, ये कितना डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस करके देखते हैं 9,64,800, तो डिफरेंस आ रहा है 640 रुपीज का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी हैज टू incur 9,65,440 माइनस 9,64,800 यानी कि 640 रुपीज, इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ेगा अगर वो लॉट साइज 4,000 पे शिफ्ट होती है। अब ये परचेज वाला है ना, ये हमें देखने का जरूरत ही नहीं होता है, क्यों,
अगर मेरा परचेस प्राइस में कोई चेंजेस नहीं बोला है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बोलता है, अगर याद है हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि परचेस प्राइस ऐसा चेंज किया जा रहा है, डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट थोड़ी आ रहा है, इम्पैक्ट किस चीज का आ रहा है, ये दोनों का टोटल और ये दोनों का टोटल में, ठीक है। तो अगर हम लोग ये दोनों का भी टोटल करें ना, मतलब करने का जरूरत नहीं, हम जस्ट दिखा रहे हैं, ये हो गया हम लोग का 4800 और इसमें टोटल करेंगे तो 5440। तो ये माइनस करने से 5440 और ये हो जाएगा हाँ 4800। अब माइनस करके देखने से ही पता चलेगा 5440 माइनस 4800, तो इसका आंसर कितना आ गया 640, वही आएगा, क्योंकि परचेस प्राइस में जब कोई चेंज नहीं है इसका इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, क्योंकि लॉट साइज चेंज होने से ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है और एक क्वेश्चन बोला था इसी में 7th नंबर में, और एक व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। बोल रहा है कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट क्या है जो कंपनी को इनकर करना पड़ेगा। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कौन सा है इन दोनों में, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट हमारा मिनिमम कब होगा, जब हम लोग ऑर्डर साइज क्या करेंगे, यो की करेंगे, सही है। गुड मॉर्निंग। तो कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, मतलब ये हमें लिखना पड़ेगा ना, मतलब ये आंसर लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमें दिख रहा है कि मिनिमम किस में आया, ईओक्यू में आया, लेकिन हमें इसको तो लिखना पड़ेगा। तो हम वो पूछ रहे हैं कि हम लोग लिखे कैसे, मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट मिनिमम कब होता है, ऑर्डर साइज के ऊपर डिपेंड करके होगा ना। तो ऑर्डर साइज कैसा होने से कैरिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट मतलब रखने का खर्चा। तो अगर हम लोग मैम बार बार ऑर्डर साइज ऑर्डर, ज्यादा होने से। ऑर्डर साइज ज्यादा होने से मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर मेरा कम हुआ और ऑर्डर साइज ज्यादा हुआ, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर कम होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कब कम होगा, जब ऑर्डर साइज क्या होगा, ह्यूज होगा। ज्यादा बोलो। होगा मैम। हाँ, अगर मैंने ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर किया तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कम होगा। देखो ना, इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था, ये वाले केस में नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था और ये वाले केस में कितना आया, खुद कैलकुलेट करने से पता चलेगा। यहाँ पर 12 आ रहा है और यहाँ पर आ जा रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आ रहा है 12, इसीलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आया। अब ये 12 क्यों आया नंबर ऑफ ऑर्डर, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम 4000 करके कर रहे हैं, जहां पर ये एट ए टाइम 2400 करके कर रहे हैं। तो कम क्वांटिटी में करेंगे तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो बार बार ऑर्डर करेंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो सॉरी, बार बार ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर जितना कम होगा ऑर्डर साइज उतना ह्यूज होगा, ठीक है। तो ऑर्डर साइज जितना ह्यूज होगा कैरिंग कॉस्ट हम लोग का उतना बढ़ेगा। और जस्ट इसका सारा ऑपोजिट अगर हम लोग करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा दिया, ऑर्डर साइज को कम कर दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा, ऑर्डर साइज को कम करने से ही नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा, और नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा कि कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्डर, ये पहले लिखना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट। इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट, LEST, लीस्ट कम से कम, लीस्ट ऑर्डर साइज, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर साइज पे डिपेंड करता है। अब ऑर्डर साइज हम लोग का जितना कम होगा, जितना छोटा छोटा नंबर ऑफ क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर करेंगे, हमारे रखने का खर्चा उतना कम होगा, ठीक है। जितना छोटा छोटा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे हमारे रखने का खर्चा उतना कम होगा, क्योंकि कम कम क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो रखने का खर्चा कम। इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम क्यों लिख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन, द टू ऑर्डर साइज आर 2400 जो यूक्यू वाला है एंड 4
1000 unit. Here 2400 unit is the least of the टू ऑर्डर साइज. ठीक है, तो दो ऑर्डर साइज का अगर कंपैरिजन करें तो 2400 और 4000 में लिस्ट जो है वो हम लोग का 2400 ही है. एट दिस ऑर्डर साइज कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम. इसमें कैरिंग कॉस्ट मिनिमम. ठीक है, हमें पूछा था कि कौन से केस में कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंड द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 2000. ये रहा 2400, यहाँ पर 4000 आया, तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज हाफ इनटू लीस्ट ऑर्डर साइज दैट इज 2400 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी 20 के ऊपर 10%. ऐसे करके कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला हुआ है 2400. ठीक है, तो ये चीज हमें समझा के बोलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि कैरिंग कॉस्ट कब मिनिमम होगा. तो कैरिंग कॉस्ट लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है. लॉट साइज जितना बड़ा कैरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा, लॉट साइज जितना कम कैरिंग कॉस्ट उतना कम. इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट ऑर्डर साइज. ठीक है, या लॉट साइज वो भी लिख सकते हैं. तो in this part of question the two order size are 2400 and 4000 unit. ठीक है, ये दो था. Here 2400 unit is the list. ये दोनों में लिस्ट यानी कम कौन है 2400. दोनों ऑर्डर साइज में at this order size carrying cost will be minimum and the carrying cost is this one. ठीक है, बस ये चीज हमें समझा के बोल दें. अब हम लोग अब इसमें से हम लोग अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, जो सीखा था उसमें से हो गया. अब हम लोग देखते हैं नया चीज. आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, इससे भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है. इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो. ठीक है, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके का स्टॉक का बात करेंगे? ठीक है, यहाँ पर हमारा दो तरीके का स्टॉक होगा. एक होगा फिनिश्ड गुड्स का, एक होगा रॉ मटेरियल का. ठीक है, ये दो चीज. अच्छा, और यहाँ पर टर्नओवर का मतलब जो सेल समझते हैं हम लोग, वो सेल को नहीं बताता है. यहाँ पर टर्नओवर का एक्चुअली मतलब है मूवमेंट. ठीक है, तो वो सेल भी इसी के कारण ही इसको सेल बोला जाता है. मूव मतलब सेल हुआ मतलब क्या, मूवमेंट हो गया ना हमारे पास जो स्टॉक था, तो इसे टर्नओवर का मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं मूवमेंट. ठीक है, अब फिनिश्ड गुड्स और जो हमारा ये रॉ मटेरियल है, इसका काम क्या है? फिनिश्ड गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? फिनिश्ड गुड्स को हम लोग मार्केट में क्या कर देंगे? सेल कर देंगे. ठीक है, फिनिश्ड गुड्स का मूवमेंट कैसे होगा? सेल होने पे फिनिश्ड गुड्स का मूवमेंट होगा. और रॉ मटेरियल का मूवमेंट कैसे होगा? रॉ मटेरियल कब मूव करेगा? स्टोर से जब हम लोग प्रोडक्शन के काम में उसे लगाएंगे. ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल से जब फिनिश्ड गुड्स बनाने जाएंगे, ठीक है, बनाने के लिए सोचेंगे, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोर से रॉ मटेरियल कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रोडक्शन सेंटर में. ठीक है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. तो ये मूवमेंट का मैंने बता दिया कि फिनिश गुड्स कब मूव करेगा? जब सेल होता है. रॉ मटेरियल कब मूव करेगा? जब फिनिश गुड्स बनाया जाएगा. अब हमें इस मूवमेंट का रेशियो निकालना है. ठीक है, तो रेशियो निकाल के क्या होगा? रेशियो निकाल के हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फिनिश गुड्स हमारा कितना मूव कर रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल हमारा कितना मूव कर रहा है. अच्छा, ये पता करके क्या होगा? मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कौन सा गुड्स कैसा बिक रहा है. ठीक है, क्या ऐसा है जैसे हम लोग 4-5 तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं, ABCDE. ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग मूवमेंट को पता कर ले कि कौन से फिनिश गुड्स का मूवमेंट कैसा है, तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि कौन सा फिनिश गुड्स हमारा अच्छा सेल है, कौन से फिनिश गुड्स का मार्केट में अच्छा डिमांड है, कौन से फिनिश गुड्स का मार्केट में अच्छा डिमांड नहीं. ठीक है, इस तरीके से. रॉ मटेरियल का भी वही, हम लोग बहुत सारे तरीके का रॉ मटेरियल रखते हैं स्टोर पे. ठीक है, हमारे
हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब हो सकता है कि किसी रॉ मटेरियल का डिमांड ठीक ठाक है, किसी का नहीं। अब रॉ मटेरियल का डिमांड में चेंजेस काफी रीजन से हो सकता है। जैसे पहले कोई प्रोडक्ट हमारे मार्केट में डिमांड में था, अब वो नहीं है, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो अब मूवमेंट नहीं कर रहा है। या फिर हमारे पास ऐसा कोई रॉ मटेरियल है जो अभी हम लोग और यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक रेशियो निकालते हैं जिसे बोलते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और उससे हम लोग ये सारी चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस पे डिटेल्स जो है जितना लिखना चाहिए हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स you have converted or consumed your raw material। हम पहले रॉ मटेरियल के बारे में देखते हैं। तो पूरे एक साल में कितने बार हम लोग अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कन्वर्ट का मतलब कन्वर्ट टू फिनिश गुड्स, यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो हमें पता चलता है इस रेशियो से। सेकेंड, इन ए ईयर हाउ मेनी टाइम्स you are converted your finished goods into sale। सेकेंड मैंने फिनिश गुड्स के बारे में लिखवा दिया, ठीक है। तो पूरे एक साल में नॉर्मली हम लोग एक साल का निकालते हैं ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो नॉर्मली एक साल का होता है, बाकी अगर कोई चाहे तो किसी और भी शॉर्टर पीरियड में निकाल सकता है। तो एक साल में हम लोग कितने बार अपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक साल में कितना बार हमारा फिनिश गुड्स सेल हो रहा है, यही पता करने के लिए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये गोडाउन है, एग्जाम्पल के तौर पे ये गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का रॉ मटेरियल पर, ठीक है, ये हम लोग का रॉ मटेरियल पर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इसमें फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। अब ये यहाँ से ये जो कन्वर्जन है ये कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है। ये कन्वर्जन हाई है या फिर लो है, मतलब कितना ज्यादा ये गोडाउन से निकल रहा है कन्वर्ट होने के लिए फिनिश गुड्स में, ठीक है। वो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड पे, ठीक है। मार्केट डिमांड इस प्रोडक्ट का जितना हाई होगा, ठीक है, मार्केट डिमांड जितना हाई होगा, ठीक है, हाई या लो जो भी होगा, मार्केट डिमांड जितना हाई होगा इसका कन्वर्जन उतना हाई होगा, और मार्केट डिमांड अगर लो होगा तो उसका कन्वर्जन भी लो होगा, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं इसी चीज को एक बार, मार्केट डिमांड, ये सब कमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें काम आता है लिखने के लिए, ठीक है, कि कैसे करके हमें कमेंट करना चाहिए। तो मार्केट डिमांड ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट सेकेंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट नेसेसरी और कैरिंग कॉस्ट विल बी reduced and controlled। Higher the inventory turnover ratio, the faster is the movement
ऑफ इन्वेंट्री और रॉ मेटेरियल, ऑफ इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री लिखने से होगा। तो ये मैंने क्या लिखा कि मार्केट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उसका अगर हमारा अच्छा खासा मार्केट है, ठीक है, तो हम लोग का रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा जल्दी जल्दी फिनिश गुड्स में। दूसरा है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट नेसेसरी। अगर हमारा रॉ मटेरियल बार बार कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन में चला जा रहा है, खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन में चला जा रहा है, तो फिर कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा। क्योंकि अगर मेरा रॉ मटेरियल खरीदने के बाद पड़ा हुआ है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद वो प्रोडक्शन में जाता है, तो फिर उसको रखने का खर्चा बढ़ेगा। लेकिन मार्केट डिमांड अगर मेरे प्रोडक्ट का इतना अच्छा है कि सामान आ रहा है, रॉ मटेरियल वो चला जा रहा है, प्रोडक्शन में आ रहा है, चला जा रहा है, तो फिर कैरिंग कॉस्ट हमारा इसमें काफी कम हो जाएगा, रिड्यूस भी होगा और कंट्रोल भी होगा, ठीक है। तो कंट्रोलिंग, और ये हम लोगों ने तो कॉस्ट में बेसिक में पढ़ा था कि कॉस्ट कैसे करके रिड्यूस होता है, कैसे करके कंट्रोल। सबसे पहले कंट्रोल करने का कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। अब कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि क्या इस कॉस्ट को हम लोग कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर मेन बात यह है कि हमें स्टॉक करने का जरूरत नहीं है। तो अगर स्टॉक नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज कन्वर्जन बहुत ज्यादा है, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट कम होगा इस वजह से। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होने से हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कम होगा। Higher the inventory turnover ratio, the faster is the movement of inventory। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इन्वेंट्री का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और हाई होना ही अच्छा है। हाई होने का मतलब हमारे मार्केट में डिमांड अच्छा है प्रोडक्ट का, और रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स में, ठीक है। अब इस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हम बताते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, हम टी डॉट ओ लिख रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल के लिए फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, दो तरीके, दो रीजन से पढ़ेंगे, एक फिनिश गुड्स के लिए, एक रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब रेशियो जैसे होता है समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, वैसे ही करें। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोगों ने, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। तो हमारे पास अगर पहले से कोई रॉ मटेरियल था तो वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम लोगों ने कोई नया रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग सकता है, जैसे कि कैरिंग कॉस्ट। हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अब उसको लेके आने का हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग सकता है, या कोई लेबर का खर्चा लग सकता है। तो जब तक स्टॉक हमारे गोडाउन तक आके नहीं पहुंचता है, तब तक परचेज से लेके स्टॉक को गोडाउन तक पहुंचाने का जो भी खर्चा होता है वो मटेरियल के कॉस्ट में ऐड होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। प्लस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया, और माइनस कर देंगे रिटर्न टू सप्लायर। मतलब हमें नेट परचेज लेना पड़ता है, ठीक है। बाई चांस अगर हम लोगों ने जो खरीदा उसमें से कुछ सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो हमारे पास बच गया, वो माइनस करने से हमें पता चलेगा कितना हम लोगों ने कंज्यूम किया। जैसे कि हमारे पास 100 रुपए का रॉ मटेरियल था, हम लोगों ने और 120 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। तो फिर हमारे पास अभी कितने रुपए का रॉ मटेरियल, 220। ये पूरा हमारे पास अवेलेबल है, हमें निकालना है इसमें से हम लोगों ने कितना यूज किया। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अभी कितना पड़ा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं अभी हमारे पास 100 रुपीज का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी 120 का हम लोगों ने रॉ मटेरियल
कंज्यूम्ड कर लिया है, तो इसलिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किया जाता है। और बाकी ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज में ही डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने सप्लायर को कुछ रिटर्न कर दिया, वो लिस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने 120 रुपीज का रॉ मटेरियल लिया, लेकिन उसमें से मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल वापस कर दिया, तो 120 माइनस 10, तो मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज कितना हो जाएगा, 110। 120 तो रहेगा नहीं, तो ये हो गई। अब एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो ऐसे हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ओपनिंग का वैल्यू प्लस क्लोजिंग का वैल्यू डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि रेशियो तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय हो जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका भी लॉजिक बता देते हैं। हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है हमारा रॉ मटेरियल कितना मूव कर रहा है। तो कैसे पता करेंगे, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल था और कितना यूज हो रहा है, वही हमें मूवमेंट बताएगा। तो ये बता रहा है कितना रॉ मटेरियल था, आउट ऑफ दिस कितना यूज हो रहा है, दैट इज कंज्यूम। तो इसी को निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अगर इसमें 100 लगा देते तो ये परसेंटेज में भी आंसर देगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 20 यूनिट, ठीक है, तो आउट ऑफ कितना, सपोज ये आउट ऑफ मान लेते हैं 500 यूनिट है, कि मेरे पास 500 यूनिट था, उसमें से 20 यूनिट यूज करते हैं, तो इंटू 100 करने से मुझे पता चल जाएगा कि हम कितना परसेंटेज में रॉ मटेरियल यूज करते हैं। 4% आता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में भी हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं, बाकी इसका रेशियो ही देता है। ठीक है, तो रेशियो में तो 100 लगाने से वो परसेंटेज हो जाएगा, और तो उसमें कोई चेंजेस वैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग निकालना क्या चाहते हैं कि मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल था, उसमें से कितना यूज हुआ। तो मेरे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल था, अब रॉ मटेरियल कब आ रहा है कब जा रहा है, डेली बेस मतलब वीकली खरीद रहे हैं या फिर पर डे खरीद रहे हैं, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा खरीद रहे हैं। तो हर बार का तो डेटा रखना मुश्किल होता है, तो हम लोग उसे क्या कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं कि मेरे पास ओपनिंग में कितना था, जिस पीरियड के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोजिंग में कितना था, उसका एवरेज कर दिया। तो मेरे गोडाउन में इतना रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसमें से मेरा इतना यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिस इज आउट ऑफ दिस, तो यही हमें रेशियो बताएगा। सेम चीज फिनिश गुड्स के लिए भी है कि हम लोग कितना फिनिश गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जो फिनिश गुड्स, अब जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसका कितना टर्नओवर है, मतलब वो फिनिश गुड्स मार्केट में कितना सेल हो रहा है। तो जो सेल होता है उस फिनिश गुड्स का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, तो हमें पता चल जाएगा कि गोडाउन में इतने सारे फिनिश गुड्स थे, उसमें से जो फिनिश गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट कितना है, मतलब उसको बनाने का खर्चा। ठीक है, कॉस्ट का मतलब वैसे गुड्स बिकेगा वो तो सेलिंग प्राइस में बिकेगा, बट अगर हमें उसका मूवमेंट निकालना है तो उसमें हमें कॉस्ट प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जो ऐसा एक टर्म है मैथमेटिकली, उसमें यहाँ जो रहेगा यहाँ भी उसी प्रोसेस में ही रहना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टॉक का देखें तो स्टॉक कॉस्ट में होता है, अगर हम लोग यहाँ पर सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे रेशियो ऊपर रुपीज है नीचे लीटर है, तो कभी रेशियो नहीं निकलता है, रेशियो सेम यूनिट के नहीं निकलता है। तो अगर यहाँ कॉस्ट है तो यहाँ सेल वैल्यू से नहीं निकलेगा, यहाँ भी हमें कॉस्ट में निकालना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है उसका हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा, सेल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि रेशियो सेम यूनिट पे होता है। तो अगर नीचे कॉस्ट लेना जरूरी है तो ऊपर भी हमें कॉस्ट ही करना पड़ेगा, ऊपर हम लोग सेल नहीं कर सकते। एक सेकंड में हम लोग की बोलो आपको काम से हम चिंता थोड़े गए। ठीक है,
तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब खुद खुद से गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचता है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस गुड्स परचेज इन करंट ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। समझा देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स हम लोगों ने बनाया था जिसमें से जो बिक गया, ठीक है। तो हम क्या स्टॉक बेच सकते हैं? मेरे पास पहले से जो स्टॉक था, मतलब हर साल एंड होता है फिर नया साल शुरू होता है, तो हो सकता है प्रीवियसली कुछ गुड्स बिका नहीं तो वो हमारे पास रह गया, तो वो हम लोग अभी बेचने का कोशिश करेंगे। तो प्रीवियसली कुछ गुड्स जो नहीं बिका, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये परचेज नहीं, सॉरी, ये प्रोड्यूस्ड होगा। मैन्युफैक्चरर है ना, तो प्रोड्यूस्ड करेगा, परचेज थोड़ी, प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड इन करेंट ईयर, करेंट ईयर में हम लोगों ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मेरे पास पहले से कुछ स्टॉक था, मैंने इस बार स्टॉक बनाया, तो मेरे पास पहले से 50 यूनिट स्टॉक था, मैंने इस बार और 100 यूनिट बनाया, तो मेरे पास बेचने के लिए 150 यूनिट अवेलेबल है। ये हो गया अवेलेबल स्टॉक। अब इसमें से अगर अभी मेरे पास ओनली 50 यूनिट पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसका मतलब 100 यूनिट मैंने बेच दिया, ठीक है। अब ये तो यूनिट में लिखा है, बाकी हमें क्वेश्चन का आंसर रुपीज में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रुपीज में निकालेंगे। तो मैन्युफैक्चरर हुआ तो हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रेडर हुआ तो ठीक है, उसके लिए सीओजीएस क्या होगा? ट्रेडर का मतलब होता है जो गुड्स बना के नहीं बेचते, किसी और से खरीद के बेच देते हैं, ठीक है। तो सीओजीएस, उनके लिए सीओजीएस क्या होगा? तो उनके लिए सीओजीएस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। उनके पास भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स रहेगा, तो उनके पास कहां से आएगा? तो वो लोग खरीद रहे, तो हो सकता है जो खरीदा पूरे साल में वो नहीं बिका, जितना बच गया वो हम लोग का जो है ओपनिंग स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन करेंट ईयर। करेंट ईयर में जितना फिनिश्ड गुड्स इन्होंने परचेज किया, तो ये दोनों मिलाने से हो जाता है टोटल अवेलेबल स्टॉक, ठीक है। प्लस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग परचेज करके लेके आ रहे हैं तो हमारा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। और एक चीज लेस भी कर देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है। यहाँ पर रिटर्न मतलब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो सप्लायर को रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब नेट परचेज निकालना पड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा अवेलेबिलिटी हुआ तो फिर रिटर्न का भी बात बोला है, तो नेट परचेज निकाल लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बस फर्क कितना है, ये फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं, ये फिनिश्ड गुड्स जो है खरीद के फिर उस पर प्रॉफिट लगा के बेच रहे हैं। अब ये एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैसे होगा? जैसे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकला वैसे ही होगा, बस रॉ मटेरियल के जगह पे आ जाएगा हम लोग का फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन के गैप में या कितने वीक के गैप में या कितने मंथ के गैप में, ठीक है, हम लोग ये अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को जो है ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऐसा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो समझा देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो 365 डेज, अगर हमारा लीप ईयर हुआ तो 366 डेज ले लेंगे, 12 मंथ्स हो सकता है, या फिर 52 वीक, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें होल्डिंग पीरियड किस बेसिस पे निकालने के लिए दिया है। डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। अभी ये लिखा हुआ रहने देते हैं, हम क्वेश्चन के साथ समझाते। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हम समझा देंगे क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
11 नहीं 10 में भी है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,70,000, क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। मतलब वही सेकंड वाला पॉइंट जो मैंने बोला हम समझा देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पर कौन से बेसिस पे निकालेंगे, मतलब किस चीज का निकालने बोला है, रॉ मेटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? ये क्या लिखा है? बोलो, रॉ मटेरियल का कि फिनिश गुड्स का? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, मटेरियल एक्स का दिया हुआ है, वो तो क्वेश्चन नहीं देगा। ये तो वैसे भी नहीं भी पूछे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो आंसर करने से मतलब है, बट ये पूछ लिया मैंने, बाकी तो ये तो क्वेश्चन बताएगा, ये हम थोड़ी बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो देगा वही करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, रॉ मटेरियल का निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि कंजम्पशन के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना, कंजम्पशन ही तो निकालना है, जितना कंजम्पशन उतना ज्यादा मूवमेंट होगा रॉ मटेरियल का। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का आंसर क्या होगा बताओ? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? मेरे पास पहले इतने रुपए का रॉ मटेरियल था, 90,000 का रॉ मटेरियल था, 2,70,000 का और खरीद लिया, और लेकिन अभी बस इतना ही बचा हुआ है, तो कितना कंज्यूम हुआ है? कितना कंज्यूम हुआ है? 2,50,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं, बाकी में डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये हम बता देंगे। 90,000 इतना था, परचेज किया हम लोगों ने शायद 2,70,000, और क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है 1,10,000। तो फिर हमारे पास टोटल था 90 प्लस 2,70,000, मतलब ये हो जाएगा 3,60,000, बट अभी 1,10,000 ही पड़ा हुआ है, मतलब 2,50,000 का कंजम्पशन हो गया। ये क्या है? रुपीज में, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई 2। 90,000 यहाँ से देख के पता चल रहा है, प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2,00,000 बाई 2, मतलब 1,00,000। तो आंसर कितना आएगा? कितना आ रहा है रेशियो का आंसर? 2.5 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 करने से 2.5 आता है। रुपीज नहीं लिखना चलेगा, बिकॉज रेशियो में डिवाइड होता है, डिवाइड करने पे रुपीज रुपीज कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो टर्नओवर कितना बार होता है? 2.5 टाइम्स होता है, ठीक है। अब जो पॉइंट यहाँ पर दिया है कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमें बताना है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालना है, ये समझा देते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालना है, और हमें बोला है फॉर हाउ मेनी डेज, है ना।
यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ डेज, तो इसका मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमें डेज में निकालने बोला है, तो डेज में निकालने बोला है तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 365 डेज, क्योंकि लीप ईयर करना है ऐसा कोई हिंट्स हमारे पास है नहीं। डिवाइडेड बाय करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका आंसर आया है 2.5 टाइम्स। ठीक है, हम समझा देंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 365 डिवाइडेड बाय 2.5 करने से आ जाएगा यहाँ पर 146 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब हम बता देते हैं पहले कि 146 डेज का मतलब क्या है। 146 डेज का मतलब है कि 146 डेज के गैप में हम लोग अपने इन रॉ मटेरियल को गोडाउन से प्रोडक्शन सेंटर में भेजते हैं। मतलब ये रहा मेरा रॉ मटेरियल का गोडाउन, ठीक है, ये है गोडाउन, ठीक है, ये है मेरा फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री, ये है मेरा प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, तो गोडाउन से जो रॉ मटेरियल यहाँ ट्रांसफर होता है फिनिश गुड्स बनने के लिए, तो वो 146 डेज के गैप में होता है। या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग अपने रॉ मटेरियल को पहले 146 डेज होल्ड करते हैं, फिर जाता है, फिर 146 डेज होल्ड होता है, जाता है, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब है कितने दिन हम लोग अपने स्टॉक को यानी इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। ठीक है, एवरेज कितना होल्ड करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला था, यहाँ पर मैंने लिखा था कि ये डेज में भी आंसर, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है कितने दिन के लिए होल्ड करते, तो 365 लगाएंगे। अगर पूछता कितने मंथ, तो 12 मंथ्स लगाना पड़ता पूरे साल में। अगर पूछता कितने वीक, तो 52 वीक में 1 ईयर होता है, तो उतना लगाना पड़ता। अब डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड ही क्यों करना है। अगर देखा जाए तो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हम लोगों ने कैसे निकाला। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड हम लोगों ने ऐसे निकाला है कि 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करके। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2.5 टाइम्स जो है हमारा इन्वेंट्री मूव करता है। ठीक है, मतलब पूरे साल में 2.5 टाइम्स मूव करता है। तो अगर हम लोग का इन्वेंट्री 2.5 टाइम्स करके मूव करता है 365 डेज में, देखो 365 डेज में पूरे साल में 2.5 टाइम्स मूव करता है ना, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2.5 टाइम्स मूव कर रहा है 365 डेज में। ठीक है, तो एक एक बार मूव करने में कितना टाइम लेता है, तो ये है। ठीक है, मतलब एक बार एक पूरा इन्वेंट्री, मतलब जितना भी मूव करता है, जितने का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो वो 146 डेज के गैप में मूव करता है। मतलब 2.5 टाइम्स पूरे 365 डेज में मूव करता है। तो इसका मतलब एक बार मूव करने में इसको 146 डेज लग जाता है। तो देख लो, सीधा बात है, तब 2.5 टाइम्स ही होगा। एक बार इन्वेंट्री 146 डेज, एक बार इन्वेंट्री मूव कर गया तो उसके बाद 146 डेज बाद मूव करेगा, अगेन 146 डेज बाद मूव करेगा। तो दो बार अगर 146 होगा तो कितना आंसर आ जाता है, तो इसमें हो गया 292, और माइनस अगर 365 कर देते तो 73 बच जाता है। ठीक है, तो 73 इसका आधा होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 1 टाइम। ठीक है, और 73 इसके बाद वाला वैल्यू आ रहा है 73, मतलब ये 146 का आधा हो गया, मतलब 0.5, आधा मतलब 0.5, तो ये हो गया 2.5 टाइम्स मूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब जिसमें जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो डेटा था उससे 146 आ गया। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरीके का आंसर होगा। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि कितने दिन के गैप में हमारा इन्वेंट्री जो है वो मूव करता है गोडाउन से फैक्ट्री। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसके बाद है ये वाला 11th नंबर, ये भी वही वैसा ही दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ द टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। ठीक है, ये हमें बोला है। ठीक है, बस इतना ही किया। दो आइटम है, मेटेरियल ए और मेटेरियल बी, तो हमें उसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो इसका मतलब हमें मेटेरियल का निकालने बोला है। ठीक है, तो निकालते इलास्ट्रेशन 11, मेटेरियल ए, मेटेरियल बी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग, बस और कुछ नहीं दिया है।
तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और एवरेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें है 10,000 प्लस 52 माइनस 6। और 10,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2। 62 माइनस 6 मतलब 56,000। 16 by 2 8,000। 7 टाइम्स इसका आंसर। अब ये निकालेंगे 9,000 प्लस 27 माइनस 11। 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाई। तो 9 और 27 मतलब 10 होता तो 37 36 36 माइनस 11 तो 25। 10,000 2.5 टाइम्स ये आंसर आ गया 2.5। अब दोनों का मूवमेंट निकालिए। अब हमें बोला है कि दोनों आइटम पे हमें कमेंट करना है। ठीक है, कि कौन सा कैसा मूव करता है। तो ये अगर 7 टाइम्स मूव करता है ये फास्ट मूविंग है, ये 2.5 टाइम्स मूव कर रहा है यानी ये स्लो मूविंग है। ठीक है, तो एक तो ये जनरल बात है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा क्या मूविंग है। अब इसका कमेंट जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे वो दिखा रहे। मेटेरियल टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री बोल देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेटेरियल के केस में indicates the efficiency of management in which they are able to utilize their inventory। समझा देंगे, पहले लिखा है। It indicates the existence or non-existence of non-moving, comma, slow-moving, dormant item in inventory। If the ratio is high, the efficiency is said to be high। And on other hand, if ratio
is low, the efficiency is low. On view of above, we can say that material A is fast moving, then material B. And also can say material A used better than material B. ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा क्योंकि एक एक कमेंट कम से कम 2 मार्क्स का तो होगा ही, ठीक है, तो इतना तो हमें समझाना पड़ेगा। तो मेन बात तो वही है कि फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग वो पता चल जाता है, फिर जब हम लोग कमेंट लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा मतलब अरेंज करके तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या लिखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो रॉ मटेरियल के लिए हम लोगों ने निकाला है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है अपने इन्वेंट्री को यूटिलाइज करने के लिए। मतलब अगर मेरा कोई इन्वेंट्री मूव नहीं कर रहा है तो उसमें मैनेजमेंट को ऑब्वियसली एक फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उनको देखना चाहिए ना कौन सा मटेरियल का काम है कौन सा नहीं है, ठीक है, वो सब तो देखना पड़ेगा, उनका ही काम है। मटेरियल तो खुद चल फिर के हमारे गोडाउन तक नहीं आया होगा, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदा गया होगा। तो अगर मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया और गलत मटेरियल खरीद लिया जिसका उतना मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए मैनेजमेंट के इफिशियंसी पे सवाल आ रहा है कि मैनेजमेंट कितना इफिशियंट है अपने रॉ मटेरियल के यूटिलाइजेशन को लेके। उसको कितने अच्छे तरीके से पता है कि उसका कौन सा स्टॉक, कौन सा रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो अगर कोई रॉ मटेरियल बहुत दिनों से स्टोर में पड़ा हुआ ही है, इसका मतलब उसका यूटिलाइजेशन था नहीं, फिर भी वो खरीदा गया, ठीक है। फिर बोल रहा है इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मूविंग, स्लो मूविंग, डोरमेंट आइटम इन इन्वेंट्री। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमें ये इंडिकेट करता है, ये बताने में हेल्प करता है कि हमारे गोडाउन में किस तरीके का मटेरियल का एग्जिस्टेंस है या फिर नॉन एग्जिस्टेंस है। जैसे कि नॉन मूविंग आइटम के मतलब कोई कोई मटेरियल है वो मूव ही नहीं किया, कैसे पता चलेगा? इशू डॉक्यूमेंटेशन जो है मटेरियल का, उसमें इशू वाला कॉलम देख के कि इशू हुआ ही नहीं है अगर कोई मटेरियल, तो वो नॉन मूविंग है, वो मूव करता ही नहीं है। कोई मटेरियल है स्लो मूविंग, स्लो मूविंग का मतलब मूव तो करता है, मतलब प्रोडक्शन सेंटर यानी फैक्ट्री तक तो जाता है लेकिन बहुत ही स्लो स्लो जाता है, तो स्लो मूविंग। डोरमेंट का मतलब बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वो खराब भी हो गया, ठीक है, और उसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डोरमेंट। अब बहुत दिनों से खरीदा है पड़ा हुआ है वो भी हो सकता है, या फिर रिसेंटली खरीदा है बट उसका अभी कोई यूज नहीं है किसी तरीके का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एकदम इनऑपरेटिव है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब टेम्पोररी उसका अभी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि इस तरीके का कोई इन्वेंट्री है कि नहीं, वो हमें इंडिकेशन मिल जाता है। फिर बोल रहा है इफ द रेशियो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये ए रॉ मटेरियल का जो है एक मतलब कंडीशन पता किया कि ए रॉ मटेरियल फास्ट मूविंग है कंपैरिजन टू बी रॉ मटेरियल, तो ऐसे हम लोग रेशियोज निकालेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन से, मतलब जो डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा उसी से हमें ये सारी चीजों का डेटा मिल जाएगा, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, और फिर एवरेज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि ए रॉ मटेरियल हमारा कैसा है, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग या डोरमेंट। बी रॉ मटेरियल कैसा है, नॉन मूविंग, स्लो मूविंग या डोरमेंट, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द रेशियो इज हाई the efficiency is said to be high, and on the other hand if the ratio is low the efficiency is low. On view of the above we can say that material A is first moving, मतलब अब इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं material A first moving है जबकि material B slow moving है, ठीक है, कंपेयर टू material A। तो material A का जो मूवमेंट है वो बेटर है material B से, बस इतना ही बताना है। अच्छा, अब इसके बाद और कोई इस तरीके का क्वेश्चन है? यहाँ पर फीफो लिफो दिया है तो वो तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल पे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिखा था ना कि मटेरियल का सिग्निफिकेंट में हम लोगों ने इन्वेंट्री कंट्रोल पढ़ा था, तो वहां पर एबीसी एनालिसिस ऐसे मैंने बोला था, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थियोरिटिकल लेवल। इन्वेंट्री कंट्रोल,
इन्वेंट्री को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है? एबीसी एनालिसिस, फिर एफएसएन एनालिसिस। एफएसएन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। एफएसएन। फिर वेद एनालिसिस मतलब वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वेद एनालिसिस। और एक होता है HML एनालिसिस, हाई, मीडियम, लो। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एबीसी एनालिसिस में लिख रहे हैं, ये कौन से बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। तो इसको हमें डिटेल्स में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एबीसी एनालिसिस। ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस में 3 कॉलम बना लेंगे, एक ए, दूसरा बी और आखिरी सी। ठीक है, तो ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए में ब्रैकेट में लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर लिखेंगे मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ आइटम्स, लेस हम समझा देंगे, पहले लिखवा देते हैं। लेस नंबर ऑफ आइटम्स ब्रैकेट में लिखना है से 10%, but the value of this item is very high, but the value of this item is very high, say 70%. These are the very important and critical items. These are the very important and critical items. यहाँ लिखेंगे number of items will increase
ब्रैकेट में से 20%, वैल्यू इज approximately to average item. Number of item is more. Say 70%. Value is say 10% of total items, not very high. ठीक है, बस इतना जो है मैंने जिस्ट कर दिया। एबीसी एनालिसिस, ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, बी मतलब मॉडरेटली इंपॉर्टेंट और सी मतलब लेस इंपॉर्टेंट। अब किस चीज का बात हो रहा है? इन्वेंट्री यानी स्टॉक। तो जिस तरीके का मटेरियल हम लोग अपने स्टॉक में रखते हैं तो उस मटेरियल को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग ज्यादा थोड़ी ना खरीदते। जो बहुत ज्यादा महंगा होता है उसे हम लोग क्वांटिटी में कम खरीद के रखते हैं। ठीक है, अब जैसे पेन लिखने के लिए 8-10 पेन खरीद ही सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर क्या 8-10 खरीदेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, हम लोग पेन ज्यादा खरीद के रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर थोड़ी ना ज्यादा खरीद के रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर, एक ही कैलकुलेटर का प्राइस कम वाला भी होता है, ज्यादा वाला भी होता है, बट पेन की तरह सस्ता तो नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मली हम लोग का जो है कम नंबर में हम लोग खरीद के रखते हैं, लेस नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, से 10%। ये कोई फिक्स रेट नहीं है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है। जैसे कि हमारे गोडाउन में जो चीज 10% अवेलेबल है, ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा कम है, क्योंकि उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा। यहाँ पर दो चीज देखना है, ठीक है, वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा महंगा होगा वो उतने कम क्वांटिटी में हम लोग स्टोर करेंगे, क्योंकि महंगा चीज तो ज्यादा स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए उसके बाद ही लिखा है बट द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई, से 70%, मतलब बहुत महंगा होता है, कम नंबर में हम लोग उसे रख पाते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल आइटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होता है और क्रिटिकल भी होता है। क्रिटिकल मतलब मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है। जैसे कि एक पेन हाथ से गिर भी गया लिखते वक्त तो क्या फर्क पड़ता है, जब गिर गया तो ऐसा थोड़ी है कि वो पेन से हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, कभी कभार होता है कि नीब खराब हो गया तो नहीं लिख पाते, लेकिन हमें एक पेन गिर जाने से उतना डर नहीं लगेगा जितना एक कैलकुलेटर अगर हाथ से छूट के गिर गया तो डर तो लगेगा, भाई टूट गया ना, क्या हुआ, अब उसका सर्किट खराब हो सकता है, तो वो पूरा ही खराब हो जाएगा। तो वैसे ही कि हमारे लिए जो बोल रहा है कि यहाँ पर एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग जब इन्वेंट्री को रखते हैं तो तब हम लोग दो चीजों पे ध्यान देते हैं कि कौन सा महंगा है वो हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदेंगे, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, उस वो हमारे लिए क्रिटिकल आइटम होगा। ठीक है, उसका वैल्यू ज्यादा होगा और क्वांटिटी में वो हमारे पास कम रहेगा। और जो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, जैसे सी वाला सबसे कम वैल्यू होगा, वो हमारे पास ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जो सस्ते में मिलेगा, तो नंबर ऑफ आइटम इज मोर, वैल्यू इज लेस। ठीक है, वैल्यू बहुत ही कम होगा, नॉट वेरी हाई। और बी क्या हो गया? मॉडरेटली, ना तो ए के जैसा बहुत महंगा, ना तो सी के जैसा बहुत सस्ता, ना तो हम लोग ए के जैसा बहुत कम क्वांटिटी में रखेंगे, ना तो सी के जैसा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखेंगे। तो नंबर ऑफ आइटम विल इंक्रीज, नॉर्मली नंबर ऑफ आइटम बढ़ेगा। जैसे ए अगर 10% है तो बी आइटम जो है 20% तक हो सकता है। वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली टू एवरेज आइटम, मतलब एवरेज चीजों का जैसे वैल्यू होता है वैसे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 20% ऐसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऐसे होगा। तो ये हो गया हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना महंगा है उसके हिसाब से हम लोग उस क्वांटिटी में चीजों को रखेंगे। बहुत ज्यादा महंगा है तो कम क्वांटिटी में, बहुत कम मतलब सबसे कम है उसका प्राइस तो वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, और बाकी मॉडरेट जो है वो मॉडरेटली रखेंगे, जिसका प्राइस मॉडरेट है उसे मॉडरेट क्वांटिटी में रखेंगे। इसके बाद आ रहा है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम। ये देखते हैं, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम, इसमें लिखेंगे एफएसए। इसमें लिखना है सबसे पहले, इट इज प्रोसेस ऑफ, इट इज
process of classifying natural classifying material on the basis of movement for a specific period. A for fast moving, S for slow moving, N for non-moving. Divide as their consumption pattern. Higher the stay of material in the stock, then movement will be slow. This helps to store keeper or purchase department to keep fast moving item always available and take necessary steps to dispose of the non-moving item. बस इतना समझा देता हूँ. फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम. ठीक है, तो इसका बेसिस अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किया उसी के बेसिस पे, तो बोल रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए. जैसे नॉर्मली ईयरली होता है, मैंने बोला अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, वो भी ईयरली बेसिस पे ही डेटा था. बाकी कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड. अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मटेरियल का क्या निकालते हैं, मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं उनके मूवमेंट के बेसिस पे, कि कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग और कौन सा नॉन मूविंग है. ठीक है, वही लिखा है, ए फॉर फास्ट मूविंग, एस फॉर स्लो मूविंग, एन फॉर नॉन. डिवाइड ऑन देयर कंजम्पशन पैटर्न. और ये कैसे पता चलता है? ऑब्वियसली उनके कंजम्पशन पैटर्न पे, जो जितना ज्यादा कंज्यूम्ड होगा वो उतना फास्ट मूविंग हो, जितना कम होगा कंज्यूम्ड हो स्लो मूविंग होगा, जो कंज्यूम हो ही नहीं रहा है वो नॉन मूविंग होगा. हायर द स्टे ऑफ मटेरियल इन द स्टॉक देन मूवमेंट विल बी स्लो. अगर मटेरियल स्टॉक पे ज्यादा दिन तक पड़ा हुआ है तो वो स्लो मूविंग है. दिस हेल्प टू स्टोर कीपर और परचेस डिपार्टमेंट टू keep fast moving item always available and take necessary steps to dispose of the non moving item. तो स्टोर कीपर या परचेस डिपार्टमेंट को ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से हेल्प करता है? ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से हेल्प करता है कि स्टोर कीपर को ये पता चलेगा कि कौन सा उसका फास्ट मूविंग आइटम है, तो वो ऑलवेज उसे क्या करेगा, ज्यादा करके उसका रिक्वेस्ट भेजेगा परचेस डिपार्टमेंट को, और परचेस डिपार्टमेंट वो खरीदेगा ताकि स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो, और जो एकदम नॉन मूविंग है उसे वो खत्म यानी डिस्पोज ऑफ, मतलब आगे जाके नहीं खरीदेंगे, अभी कम से कम उसे किसी भी तरीके से क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी तरीके से बोलते हैं ना कि ये कैसे भी खत्म हो जाए, उसे डिस्पोज ऑफ करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पड़ा पड़ा वो कैरिंग कॉस्ट भी लेगा. ठीक है, और जब किसी काम का ही नहीं है तो किसी तरीके से अगर उसे हम लोग खत्म कर दे तो बहुत अच्छा है. तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए स्टोर कीपर को और परचेस डिपार्टमेंट को ये FSA
इन क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वीईडी एनालिसिस, वेद एनालिसिस, वीईडी। It is used for control of spare parts, ठीक है। नॉर्मली स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वी, वी यानी वाइटल, ठीक है, वी यानी वाइटल। तो इसका मतलब क्या है? द स्पेयर्स talk out of which even for some time will stop the production and stock out cost is very high. Example, for a car assembly company, engine is a vital part. पहले लिख देते हैं तीनों, V, E और D, उसके बाद समझाते हैं। E for essential, the spares or material absence of which cannot tolerate for more than few hours or a day, and the cost of lost production is high. And what is essential? And which is essential? And which is essential for production to continue are known as essential item. Example, tire of a car assembly company. और next है desirable. D. It is those parts which are needed but their absence
for even a week or more also will not lead to stoppage of production. Example, AC for a car assembly firm. समझा देते हैं। तो वाइटल और एसेंशियल और डिजायरेबल इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक को क्लासिफाई किया है। तो वाइटल का मतलब ऐसा स्पेयर पार्ट्स जो अगर स्टॉक आउट हो गया, ठीक है, अगर कुछ टाइम के लिए भी हो गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मतलब बिना उसके हम लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं और स्टॉक आउट कॉस्ट भी वेरी हाई हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो ऑब्वियसली स्टॉक आउट कॉस्ट तो एक होगा ना कि हमारा काम बंद है बट हमें लेबर को पैसा देना पड़ रहा है, तो दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। तो बोल रहे हैं अगर कोई कार असेंबली कंपनी है कि अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स लेके फिर असेंबल करके कार बनाती है, अगर उसके पास इंजन ही नहीं है जो कि उसका वाइटल है, ठीक है, वाइटल पार्ट्स है, बिना इंजन के जो है असेंबल स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, तो इंजन उसके लिए हो गया वाइटल पार्ट्स। जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, तो अगर हमारे पास नमक ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्योंकि बाकी चीज कम ज्यादा चलेगा, ठीक है, बाकी कुछ मसाले हमारे पास अवेलेबल नहीं है, धनिया जीरा चलेगा, बट क्या नमक नहीं है तो चलेगा, नमक तो चाहिए, वो तो वाइटल है, ठीक है, उसके बिना कैसे चलेगा। फिर बोल रहा है एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब वाइटल तो नहीं है बट जरूरत तो है। जैसे कि बोला है टायर, कार असेंबली कंपनी के लिए टायर, टायर जो है वो एसेंशियल पार्ट है, उसके बिना काम तो स्टार्ट हो सकता है बट उसका एब्सेंस हम लोग बहुत ज्यादा दिन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ घंटा या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हम लोग इस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं। द स्पेयर्स और मटेरियल एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट टॉलरेट फॉर मोर देन फ्यू आवर्स और ए डे एंड द कॉस्ट ऑफ lost production is high and which is essential for production to continue are known as essential item। मतलब प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वो आइटम हमें जरूरत है, अदरवाइज प्रोडक्शन हम लोग थोड़ी देर के लिए, थोड़े घंटे के लिए या एक दिन के लिए रोक तो सकते हैं बट उसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसेंशियल आइटम। और वाइटल तो जिसके बिना काम ही नहीं स्टार्ट होगा। और डिजायरेबल मतलब जो आइटम अगर हमारे पास नहीं भी रहा तो भी चलेगा, इसके मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जैसे गाड़ी में लगने वाला एसी, तो बोल रहे इट इज दोस पार्ट्स व्हिच आर नीडेड, बट ये जरूरत तो है, अब एसी लगवाना है तो जरूरत तो है, बट देयर एब्सेंस फॉर इवन ए वीक, अगर एक हफ्ता भी वो नहीं आ रहा है, बाद में आएगा तो बाद में लगा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन जिससे स्टार्ट होने वाला है, जिसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकता है असेंबली, तो वो हमारे लिए वाइटल। ठीक है, और भी ऐसा कुछ आइटम्स होगा जो जरूरत है लेकिन हम लोग हो सकता है कि उसके बदले कुछ और काम कर सकते हैं उस पे, वो अगर 1 घंटा 2 घंटा या एक दिन लग जाता है ज्यादा से ज्यादा आने में तो हम लोग वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और डिजायरेबल आइटम का मतलब जिसका एब्सेंस फॉर इवन ए वीक या मोर, एक हफ्ता या उससे ज्यादा भी हम लोग टॉलरेट कर लेंगे, उसके लिए हमारा जो प्रोडक्शन का काम है वो बंद नहीं होता है। तो इस तरीके के स्पेयर पार्ट्स को हम लोग डिजायरेबल स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। और लास्ट है HML। ठीक है, HML यानी कि हाई, मीडियम और लो। HML हाई, मीडियम एंड लो। तो लिखते हैं अंडर दिस सिस्टम inventory is classified on the basis of cost of an individual item. Unlike ABC analysis, when stock are classified on the basis of overall
वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, a range of cost is used to classify the stock item into 3 categories: high cost, medium cost, low cost. More priority for controlling, less priority for controlling, lesser प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल। तो यहाँ पर हाई, मीडियम और लो HML ये कौन से बेसिस पे था? ये था हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। मतलब क्या प्राइस होता है इनका, हम लोग जब परचेस करते हैं तो उसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया। अंडर दिस सिस्टम ऑफ इन नहीं सॉरी, अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज, अच्छा इस सिस्टम कॉमा देना पड़ेगा। अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आइटम। मतलब हर एक इन्वेंट्री का क्या कॉस्ट है उसके बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। अनलाइक एबीसी, तो एबीसी में भी वैसा ही था, ठीक है, कि उसके कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो जितना महंगा है उस पे कंट्रोलिंग ज्यादा होगा, उसको क्रिटिकल तरीके से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि वो लॉस ना हो, क्योंकि महंगा चीज लॉस होगा तो फिर उसमें हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अनलाइक एबीसी एनालिसिस व्हेन स्टॉक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक, एबीसी एनालिसिस की तरह ही जैसे वहां पर सारे जो मतलब इन्वेंट्री को कैसे क्लासिफाई किया गया था उनके वैल्यू के बेसिस पे। ए रेंज ऑफ कॉस्ट, मतलब वहां पर क्या होता है, वहां और इसमें फर्क क्या है तो दोनों में ही वैल्यू के हिसाब से, लेकिन वहां पर क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर रेंज ऑफ कॉस्ट इज यूज्ड टू क्लासिफाई द स्टॉक आइटम इन 3 कैटेगरीज। मतलब यहाँ पर रेंज जैसे 10,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक का चीज, ठीक है, 40,000 रुपए तक का चीजों का हाई कॉस्ट मान रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर 5,000 से लेके 10,000 तक रुपए की चीजों को मीडियम वाला मान रहे हैं और 0 से लेके 5,000 वालों को लो मान रहे हैं। तो यहाँ पर ना पर्टिकुलर, जैसे एबीसी एनालिसिस में पर्टिकुलर वैल्यू लेना पड़ता है कि इतने रुपए का चीज, उतने रुपए का चीज। यहाँ पर जो है रेंज क्लासिफाई कर दिया जाता है कि इतने से इतने रुपए वाली चीजों को हम लोग हाई कॉस्ट, इतने से इतने को मीडियम, इतने से इतने को लो कॉस्ट मानेंगे। और यहाँ भी उसी के हिसाब से प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये प्रायोरिटी या फिर कंट्रोलिंग, मोर प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी, लेसर प्रायोरिटी, ठीक है, इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। बट यहाँ पर रेंज कर दिया जाता है प्राइस का, और वहां पर ओवरऑल लिया जाता है, वहां पर रेंज नहीं किया जाता है। बस इतना ही फर्क है, ठीक है, इन दोनों में। बाकी उसका कंसेप्ट और इसके कंसेप्ट में वैसा खास कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, मतलब सेम है। बट वहां पर क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो है ओवरऑल वैल्यू पे होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रेंज के हिसाब से होता है। वहां यहाँ पर 3 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया इस तरीके से। अच्छा, अब हम लोग एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया थियोरेटिकल, हमें पूछ सकता है। अब हमें इन्वेंट्री का परचेज प्राइस निकालने आना चाहिए। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को परचेज प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग उसको यूज करके यूक्यू निकाल रहे थे ना। तो वही परचेज प्राइस जो यूक्यू में था वो निकलता कैसे है, ठीक है। तो परचेज प्राइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक पेड और एक हो जाएगा पेड बट रिफंडेबल। जैसे कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पे करने से अगर हमें इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होता है, वो क्वेश्चन हमें बता देगा। टैक्स के जैसा यहाँ पर उतना कुछ क्रिटिकल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, ये कॉस्ट हमें बता देगा कि जो है इनपुट क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इनपुट क्रेडिट मिल रहा है इसका मतलब हमारे लिए क्या है, रिफंडेबल है, ठीक है। तो वो हम लोग नहीं ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो ऐड करेंगे। मतलब सीधा बात है कि अगर हमें उसका इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो हम लोग उसे परचेस प्राइस में ऐड नहीं करेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐड करेंगे, मतलब पेएबल है, ठीक है। और
पे क्या क्या करना पड़ेगा जब हम लोग किसी भी मटेरियल को परचेस करेंगे, तो सबसे पहले तो पे करना पड़ेगा उसका परचेस प्राइस। मतलब कहीं पर भी सप्लायर के पास जाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को, तो वो एक परचेस प्राइस बोलेगा। फिर उसको लेके आने के लिए अपने गोडाउन तक हमें फ्रेट यानी भाड़ा देना पड़ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, ठीक है, वो देना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, ये लैंग्वेज भी यूज होता है, ठीक है, कैरी करके लेके आने का खर्चा, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ये सारा चीज एक ही क्वेश्चन में नहीं रहेगा, जो भी प्रोबेबल हो सकता है हम लिख रहे हैं, ठीक है। कार्टेज हो सकता है, कार्टेज भी मतलब भाड़ा, लेके आने का खर्चा, ठीक है, कार्टेज इनवर्ड या कार्टेज बोलते हैं सिर्फ, वो भी हो सकता है। फिर इंश्योरेंस, अगर हम लोग अपने जो स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है। कमीशन, किसी एजेंट के थ्रू से खरीदे हैं तो कमीशन देना पड़ सकता है, ठीक है, ये खर्चा हो सकता है। और क्या हो सकता है, अगर हमें ब्रोकरेज देना पड़ा, ठीक है, ब्रोकरेज हो सकता है। रोड टैक्स हो सकता है, और टोल टैक्स हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा हो गया ना, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये गाड़ी भाड़ा, ठीक है, ये कार्टेज, कैरेज, ठीक है, फ्रेट, ये सब। और पैकिंग हो सकता है कि हमें पैक करके लाना पड़ रहा है, हम लोग जो रॉ मटेरियल ला रहे हैं। पैकिंग का मतलब यहाँ पर वो एट्रैक्टिव दिखाने वाला पैकिंग नहीं, प्राइमरी पैकिंग, मतलब जो एसेंशियल है, जिसके बिना स्टॉक हमारे पास नहीं आ सकता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, ठीक है, उसका बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, तो ये सारा चीज हो सकता है कि हमें पे करना पड़े, लेकिन सब होगा क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है, जो होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। ये वाला देखते हैं, बोल रहा है कि an invoice in respect of a consignment of chemical A and B provides the following information, ठीक है, तो हमें एक इनवॉइस दिया गया है जिसपे कंसाइनमेंट है, किस चीज का, केमिकल ए और बी का। कंसाइनमेंट का मतलब एजेंट के थ्रू से हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट कहीं और बिकवाया। जैसे हम लोग जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई कोलकाता में बिजनेस कर रहा है, अब वो अपना प्रोडक्ट जो है मान लेते हैं दिल्ली में भी बेचना चाहता है, तो अब जाके वहां फिर से अगर जो है ब्रांच ओपन करेगा, उसका तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, रेंट पे लेना है, खरीदना है जगह, तो या फिर वहां एक नया अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, नया हर एक लोगों का अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उस पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग एजेंट के थ्रू से अपना प्रोडक्ट बिकवाए, ऐसा कोई एजेंट, कमीशन एजेंट ढूंढे जो हमारे प्रोडक्ट को बेचेगा, उसके बदले उसे कमीशन दे देंगे, तो वैसे काम को बोलते हैं कंसाइनमेंट के थ्रू से सेल करवाना। तो कंसाइनमेंट करते हैं ये लोग केमिकल ए और बी, दो प्रोडक्ट का, और इन्होंने इंफॉर्मेशन ये दिया है, केमिकल ए 10,000 केजी 10 पर केजी करके इन्होंने दिया है, केमिकल बी 8,000 13 पर केजी, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा है 10%, क्रेडिट इज नॉट अलाउड, ये रहा, टैक्स बता दिया है बट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये पे कर दिया, इसका तो कोई रिटर्न बैक होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब इसे हमें क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। रेलवे फ्रेट है 3840, ठीक है, मतलब ट्रेन से ये जा रहा है, तो फ्रेट यानी भाड़ा, तो ये ट्रेन से जाएगा जो केमिकल है, ठीक है, तो उसके लिए खर्चा होगा 3840, टोटल कॉस्ट हमें बता दिया। कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट करने, अच्छा और भी बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन। और यहाँ पर एक और चीज बताइए, शॉर्टेज ऑफ 500 केजी इन केमिकल ए एंड 320 केजी इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज। तो हर एक चीज का एक नॉर्मल लॉस होता ही है, ठीक है, जैसे ये केमिकल है तो ये केमिकल जो है, जैसे नॉर्मल लॉस हम बताते हैं, जैसे मान लो किसी का ग्लास का बिजनेस है, मतलब कांच की चीजों का बिजनेस है, अब जो वो कांच का कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है, मान लेते कांच का जो है डिनर सेट वगैरह, ऐसा कुछ भी चीज, ठीक है, ग्लासेस वगैरह या फिर फ्लावर वासेस वगैरह लेके आके बेचता है, तो जब वो खरीद के लेके आता है ना अपने शॉप तक, तो ऐसा नहीं है कि हर एक पीसेस ठीक आएगा, तो ऐसा देखा जाता है कि एक पेटी में अगर 5 पीस ग्लास है तो एक टूट गया, ऐसा होता है, नॉर्मल बात है ये। जैसे किसी का फ्रूट का बिजनेस है तो वो जितना भी फ्रूट खरीदता है सारा बेच पाता है, कुछ ना कुछ सड़ी जाता है, किसी के फ्लावर्स का बिजनेस है, फिश का बिजनेस है, ठीक है, तो पेरिसेबल आइटम तो ऐसा होता है, और हर एक आइटम का अपना एक इनहेरेंट नेचर होता है, जो मतलब भगवान ने जो दिया है नेचर, ठीक है, जैसे नेप्थोलिन इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, तो केमिकल भी इवापोरेट हो जाता है, तो वो सब नॉर्मल लॉस होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम लोग उसे कंट्रोल कर ले, ठीक है, तो उस तरीके के लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। तो बोल रहा है कि 500 केजी केमिकल लॉस होगा और 320 केजी केमिकल भी लॉस होगा, ये एक नॉर्मल सा बात है। फिर हमें बोला है कंप्यूट करके बताओ रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल, हर एक केमिकल का
1 किलो का वैल्यू कितना है, मतलब केमिकल ए का 1 किलो का रेट कितना होगा, केमिकल बी का 1 किलो का रेट कितना होगा। ठीक है, तो हमें ये कंबाइनली दिया हुआ है, हमें इसे दोनों में बाइफरकेट करना है, तभी तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट का यानी ए का और बी का बता सकेंगे परचेज प्राइस। ठीक है, मतलब उसका रेट कितना आया खरीदने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 1, केमिकल ए, केमिकल बी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 और 8,000 इंटू 13, तो 10,000 इंटू 10 यहाँ किया हुआ है, देख के लिख सकते हैं, 1 लाख और 1,04,000। ये तो हम लोगों को अपने सप्लायर को देना पड़ेगा, प्लस हमें देना पड़ेगा इसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर लिखेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी कितना होगा, दोनों प्रोडक्ट पे अलग अलग दिखाना पड़ेगा, तो बोला है 10% करके। तो 10% किस पे लगाया, अगर देखा जाए, अगर ध्यान से देखें तो हम लोग ये दोनों का टोटल 2,04,000 है, उस पे लगाया, मतलब परचेस प्राइस पे लगेगा। तो परचेस प्राइस पे हम लोग इंडिविजुअली 10% लगा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इंडिविजुअली 10% लगाने से इसमें 10,000 और इसमें 10,400, क्योंकि हमें इंडिविजुअली पूछा है ना क्वेश्चन का आंसर, तभी हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं। फिर रेलवे फ्रेट ऐड कर देते हैं। अब रेलवे फ्रेट को कैसे बाइफरकेट करें, वहां तो कोई परसेंटेज नहीं है, टोटल में 3840 बताया है। तो नॉर्मली फ्रेट कैसे लगता है, फ्रेट जो है क्वांटिटी पे लगता है। ठीक है, जैसे कभी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से अगर कोई भी बिजनेस करते हो और अपने प्रोडक्ट को अपने जगह तक पहुंचाएंगे, जैसे मान लो कोलकाता से माल लेके हम लोग जा रहे हैं जहां भी हमें बिजनेस करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वाला कैसे हमसे पैसा लेता है, हमारा जो स्टॉक है वो उसके गाड़ी में जितना जगह लेगा, ठीक है, उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठीक है, तो रेल में भी वैसा ही होता है। तो रेलवे फ्रेट हमें किस हिसाब से देना पड़ेगा, जितना जितना केमिकल का कंटेन है उसके हिसाब से, मतलब अगर 10,000 केजी है तो उसका भाड़ा ज्यादा होगा, 8,000 केजी तो उसका कम होगा। क्यों, क्योंकि वो जितना जगह ज्यादा लेगा उसके हिसाब से फ्रेट होता है कि इतने स्क्वायर फीट के लिए इतना करके, फिर अब वो जितना जगह लेगा उस हिसाब से प्राइस ले लिया जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है इस पे रेलवे फ्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी 10:8 बेसिस पे। 10:8 बेसिस पे हम लोग 3840 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3840 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। तो ये आंसर हो गया हम लोग का 2133, और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 कर लेते हैं तो पता चल जाएगा 1706.6 है, तो मैंने 7 कर लिया। अब ये ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया 1,12,133, और ये हो जाएगा 1,07,061। ठीक है, 1,61,107, ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालने बोला है कॉस्ट पर केजी कितना होगा, तो हमें यहाँ पर और क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी हम वर्किंग नोट 1 से निकाल रहे हैं। अब मैंने इतना खर्चा करके कितना क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदा, अगर हम बोलेंगे 10,000 और 8,000 खरीदा तो गलत बात है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बता रहा है कि मैंने 10,000 तो खरीदा है, बट मेरे पास पहुंचते पहुंचते 500 केजी और 320 केजी लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है, वो हम रोक नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ फ्रूट्स खराब होगा, कुछ फ्लावर्स, कुछ फिशेस, कुछ नेफ्थोलिन का बिजनेस करे तो वो कुछ ग्लासेस वगैरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कुछ केमिकल से इवेपोरेट हो जाएगा, वैसे ही। तो फिर मुझे अगर पता करना है कि पर केजी का कॉस्ट कितना है, मतलब मुझे तो ये निकालने बोला है ना कॉस्ट पर केजी, तो कॉस्ट पर केजी कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इस कॉस्ट के अगेंस्ट पे कितना क्वांटिटी आया। तो क्वांटिटी तो क्वेश्चन हमें दिया है, बट वो क्वांटिटी तो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उतना हमारे पास आके पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर ए और बी, केमिकल ए और बी लिख दिए। ठीक है, तो क्वांटिटी परचेस्ड कितना है, क्वांटिटी परचेस्ड है हम लोग का 10,000 केजी और 8,000 केजी। ठीक है, उसमें से हम लोग का जो है शॉर्टेज, शॉर्टेज हो जाएगा ड्यू टू नॉर्मल लॉस, मतलब हम लोग इसको किसी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते। 500 और 320 था, देख लेते। हाँ, तो फिर इसका मतलब हमारे पास जो जितना केजी
केमिकल आके पहुंचेगा वो है 9500 और ये हो जाएगा 87, ये हो जाएगा 7680 होता है 7680, ठीक है, इतना आके पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ हमें और एक चीज भी दिया है, बोला है कि इन्होंने एजम्पशन लिया है कि 2% और प्रोविजंस बना लेंगे फॉर फर्दर डिटोरेशन, मतलब केमिकल हो 2% डैमेज हो जाए तो उसके लिए ये लोग पहले से ही प्रोविजन बनाएंगे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है। मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा कस्टमर मेरा पैसा मार लेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन बिजनेस में ऐसा होता है। तो बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि पहले से ही उस लॉस को, ताकि वो लॉस होने पे उनको ज्यादा धक्का ना लगे, वो क्या करते हैं पहले से प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि नॉर्मल बात है, हम लोग क्या करते हैं लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करके रखते हैं कि पता नहीं ये हो गया तो क्या होगा, वो हमें थोड़ी ना पता है होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस में भी बैड डेब्ट के अगेंस्ट में प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। तो वैसे ये लोग भी प्रोविजन क्रिएट करे, भाई इतना इतना लॉस होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन इनको लग रहा है और भी 2% अगर लॉस हो जाए तो फिर उसके प्रोविजंस को अगर क्रिएट करेंगे तो हमारा क्वांटिटी और भी कम होगा। जैसे हम लोग डेटर, हमारा डेटर है मान लेते 1 लाख, ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा बैड डेब्ट होगा, पता है बैड डेब्ट का मतलब हमारे उस डेटर मतलब वो पैसा कभी और रिकवर नहीं होगा, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा बैड डेब्ट हुआ 5000, तो यहाँ पर बचा कितना 95,000। अब हमें लग रहा है ये तो कंफर्म है कि बैड डेब्ट हो गया, जैसे कि ये कंफर्म है कि इतना लॉस होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि पता नहीं और 2% हमारा बैड डेब्ट हो जाए तो हम लोग प्रोविजन कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95,000 का 2% करने से पता चल जाएगा 95,000 का जितना भी आएगा, ठीक है, 95,000 इंटू 2% करेंगे तो ये आ जाएगा 1900। तो हम लोग फिर बोलते हैं ना कि इतना डेटर बचा। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी वही कंसेप्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो 2% बोला है डिटोरेशन दिखाने के लिए, तो प्रोविजन फॉर 2%, ठीक है, 2% 190, 153.6, 7526.4, 9310, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब इतना क्वांटिटी आके हमारे पास पहुंचेगा। तो अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 9310 और 752.26.4 इतना आया है। तो डिवाइडेड बाय 9310 7526.4 kg। अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये डिवाइड करने से आ जाएगा 112,133 divided by 9310, 12.04 kg और 116107 divided by 7526.4, 15.43 kg। तो हमारे मेटेरियल का मतलब जो केमिकल है मेटेरियल में, वो हमारा कॉस्ट इतना करके आ रहा है। मेटेरियल पे मतलब केमिकल है 12.04 और केमिकल भी 15.43 पर केजी करके हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये एक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये करके देखा जा सकता है, मतलब होमवर्क के लिए इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर भी वही प्राइस के बेसिस पर है। तो ये एक बार ट्राई करके देखा जा सकता है। इलास्ट्रेशन 2 होमवर्क में दे रहे, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है फिर ऐसे ही देखना। थैंक यू मैम। बाय मैम।